आज के वीडियो में हम देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फास्ट देखेंगे। तो और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट क्या हो सकता है? तो एसआई यूनिट पता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर होता है करंट के एसआई यूनिट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की जब बात होता है तो कूलम्ब्स होता है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या होता है? टाइम, याद रखिए। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। इलेक्ट्रॉन मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये वायर है, तो इससे जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए करंट है आए, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिए, ये फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को मैं बता चुका हूँ फार्मूला को। तो रेट ऑफ चार्ज, यानी कि करंट का जो फार्मूला होता है चार्ज टाइम, यानी चार्ज को डिनोट करता है कूलम में, QUL, ठीक है, कूलम में। और उसके बाद टाइम सेकेंड में, ठीक है, ये सेकेंड में होता है। और याद रखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर करंट मीन्स क्या होगा? 1 एम्पियर करंट मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर करंट के मतलब यही होता है, जैसे कि एक फार्मूला मान लीजिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज बटा टाइम। तो 1 एम्पियर करंट के मतलब है कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इन 1 मिनट, इन 1 सेकेंड। याद रखिए, 1 मतलब 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, ये होगा राइट आंसर। इस अगर यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू 1 कूलम डालेंगे, चार्ज 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मेजर क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को अगर मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो ये वायर है, मान लीजिए एक वायर है ए और बी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पहले करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा जब इसके बीच करंट होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये सर्किट ऐसे नहीं होता है, ये सर्किट ऐसे क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ बैटरी होता है तब जाके सर्किट होता है, लेकिन हम दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। रियल में ऐसे होता है, रियल ऐसे होता है, बैटरी लगा होता है, यहाँ वोल्टेज होता है, और ये इसी वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर किया जाता है वोल्ट में, याद रखिएगा। मेजर किया जाता है, मेजर यूज करते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर यूज करते हैं, तब जाके हम पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में हम पोटेंशियल वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करेंगे। और एमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज दोनों मेजर करने के लिए आज किया जाता है, याद करें। और वोल्टेज, उसके बाद ये हो गया ओम मीटर। हालांकि ओम मीटर जनरली होता नहीं है, लेकिन वो रेजिस्टेंस से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यूनिट आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, याद करके।
समझ गए? यानी कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच होता है। ठीक है, ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं जनरली, इसके बीच को हम पोटेंशियल डिफरेंस, और यूनिट इसका वोल्ट होता है। एक्चुअल सर्किट ये होता है, यहाँ पर करंट दे देंगे सप्लाई बैटरी, तब जाके इस, मान लीजिए इसके बीच में रेजिस्टेंस दे लेते हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? तो फार्मूला जो होता है जूल बटे चार्ज, एक फार्मूला होता है वोल्टेज का, यानी कि जूल, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल जब ही होगा जब 1 जूल होगा, यानी वर्क डन 1 जूल बटे चार्ज 1 कूलम होगा, तब जाके 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये रियल में होता है, ये फार्मूला हो गया और ये एक्सप्लेनेशन होता है, याद रखिएगा। सर्किट डायग्राम सिंबल ऑफ सेल, सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट, सिंबल ऑफ सेल जो होता है, सर्किट डायग्राम अगर करें सिंबल ऑफ सेल, तो सेल को हम पोटेंशियल सोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर है, तो जनरली हम सर्किट कैसे बनाते हैं, ऐसे सेल, यहाँ पे ये सेल हो गया, सेल मतलब बैटरी, BATT, ठीक है, सेल बैटरी, इसी को बोला जाता है सेल। ये हुआ सेल, इसकी वोल्टेज अलग अलग होता है, इसके अंदर करंट भागेगा, तो पोटेंशियल सोर्स होता है। ये सेल होता है एक पोटेंशियल वोल्टेज का सोर्स होता है, यानी कि पोटेंशियल यानी वोल्टेज का सोर्स होता है सेल, याद रखिएगा। क्लोज पाथ फ्लो करंट इज कॉल्ड, क्लोज पाथ की बात कर रहा है, क्लोज पाथ होगा, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये करंट है, ठीक है, ये लगा दिया, ये सर्किट हो गया, वोल्टेज, ठीक है, इसके अंदर करंट, रेजिस्टर, ये बल्ब है, ठीक है, और ये हुआ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। और इसी को अगर हम यहाँ से बॉल लगा देते हैं, ये हुआ ओपन सर्किट, यानी कि ये सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सर्किट, इसको कहते हैं ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया, ये क्लोज सर्किट होगा, ये सर्किट होता है, यानी कि क्लोज पाथ फ्लो ऑफ करंट, यानी क्लोज पाथ होगा तभी इसके अंदर करंट भागेगा, करंट दौड़ेगा। क्लोज पाथ नहीं होगा, ये सर्किट में करंट आएगा ही नहीं। ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब करंट आएगा, तो इसके मतलब सर्किट होता है, याद रखिएगा। ओपन सर्किट के बाद क्या है, तो ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट में पिछले बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए रजिस्टर है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा दिया, ये सर्किट हो गया। यहाँ बैटरी लगा दिया, इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, सर्किट, ठीक है, इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, इसके अंदर करंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्लोज पाथ, मतलब करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर सर्किट, ओपन सर्किट बोलते हैं इसको, क्योंकि कटा हुआ सर्किट है, इसीलिए। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्यों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्यों? किसी भी सर्किट में जब तक उसके, मान लीजिए ये सर्किट है, रजिस्टर है, बैटरी है,
तो इधर करंट भागेगा तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन भागेगा, मतलब इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसलिए फ्लो होगा क्योंकि इसके अंदर, यानी कि कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टर वायर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर करंट ऐसे करेगा तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, याद रखिए, मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी जाके करंट होता है। अब क्या होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्या होता है? तो कन्वेंशनल करंट हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। जनरली सपोज दैट एक बैटरी का है, कन्वेंशनल ये बैटरी का, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वहाँ निगेटिव, ठीक है, बैटरी होगा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर देते हैं, तो करंट ऐसे होगा, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जनरली करंट ऐसे ही फ्लो होता है, ठीक है, करंट ऐसे होगा, ठीक है, इन वोल्टेज होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट यानी कि पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की ओर जाएगा, ये नेगेटिव की ओर, ठीक है, कहने के लिए कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि बोथ बी एंड सी बता रहा है, ई और निगेटिव टू पॉजिटिव और हाई टू लो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मैं सर्किट से, पिछला सर्किट से आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव से यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। जैसे कि ये सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सीधे एक ही सर्किट देखिए, और यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? ये होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव और हाई टू लो पोटेंशियल। दूसरी बात हाई टू लो पोटेंशियल होता है, ये दोनों चीज, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोज किसको करता है? करंट को ही अपोज करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है, ये बैटरी है, तो ये रजिस्टर जो है ना, ये करंट इससे फ्लो होगा, ये रजिस्टर स्लो कर देता है, करंट को धीमा कर देता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब लगा, एलईडी, ठीक है, एलईडी लगा है, ठीक है, एलईडी लगा है, ठीक है, तो ये जो करंट है, इसकी जो स्पीड है, इस स्लो करके इसमें घुसेगा और इसके बाद ये जलेगा। अगर एक के बार इसको जाएगा इसके पास तो ये जल जाएगा, इसीलिए यानी रेजिस्टेंस रेसिस्ट करता है, करंट के स्लो करता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है ना रेसिस्ट करता है, यानी करंट को धीमा कर देता है, ठीक है, अपोजिशन मतलब उसको रोकता है, करंट को रोकता है, पूरे रोकता नहीं, मतलब कि धीमा कर देता है करंट का फ्लो, ठीक है, जैसे मतलब रेसिस्ट, तो करंट के फ्लो को कम कर देता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एसआई यूनिट पता है कि ओम्स होता है रेजिस्टेंस का। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आर होता है। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड ऑल ऑफ दीज हो गए, यानी कि कोई भी, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इसकी लेंथ हो गया, जो ये हो गया, ठीक है, कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट भी होगा, तो इसकी एरिया मान लेते हैं, ये एरिया हो गया इसकी, ठीक है, एरिया, लेंथ, इसका रेजिस्टेंस, इसका जो फार्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत एग्जाम में आता है ये चीज़, ठीक है।
ये रेजिस्टिविटी होता है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, ये रो याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता है रो, एरिया है ऑफ, ये जो है इसका एरिया ऑफ मटेरियल, कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ये होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लेंथ, एरिया, मटेरियल तीनों चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, कंडक्टर की डिपेंड होता है। लेंथ ऑफ वायर हैज, ना सॉरी, लॉन्गर वायर हैज क्या होगा, लॉन्गर वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, लॉन्गर वायर के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोज दैट ये लेंथ है, अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये लेंथ है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर, तो लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस कैसे ज़्यादा होगा, अगर ये फार्मूला, अगर फार्मूला के थ्रू हम समझते हैं, रो इंटू एल बाय ए, स्वाभाविक है ये जितना लंबा रहेगा तो एरिया, देखते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली एरिया पर, ये जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही भागेगा, यानी कि लेंथ पर डिपेंड होता है, याद रखिएगा। थिकर वायर हैज, थिकर वायर का मतलब है लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, थिकर वायर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है। एरिया, लेंथ कम है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, लेंथ कम है, ठीक है, लेकिन एरिया ज़्यादा है इसका, ठीक है, थिकर वायर मानते हैं, ठीक है, तो थिकर वायर हो जाएगा, इसके मतलब है एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, तो लेस रेजिस्टेंस, थिकर वायर। उसके बाद ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ को पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ओम्स लॉ के ही होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के ही स्टेट होता है मैन, याद रखना, V इक्वल टू आयर होता है, ठीक है, ये तो फार्मूले होता है इससे इसको, लेकिन एक्चुअल यही होता है, ये जो कांस्टेंट टूटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टूटेगा तो आर आता है, मतलब कि ओम्स ने इसी को खोज किया था किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस का, इसीलिए इसने फार्मूला बन गया। अब मैथमेटिकली फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ तो पता है कि V इक्वल टू आयर। उसके बाद वी आई ग्राफ गिव्स, वी आई ग्राफ किसको देता है, वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ देता है, रेजिस्टेंस याद रखिएगा। वी आई वोल्टेज करंट ग्राफ ओमिक कंडक्टर कैसा होगा, सीधा से स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ, करंट एंड वोल्टेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओमिक कंडक्टर के स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिए, ऐसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, ये पूरे सटा हुआ है, तो वोल्टेज का स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा। डिवाइस दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो कौन सा चीज़ नहीं करता है, तो आपको डिवाइस दैट नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो कॉपर वायर ओम्स लॉ चलता है, नाइक्रोम वायर, फिलामेंट बल्ब, रेसिस्टर, तो इसमें फिलामेंट बल्ब है जो ओम्स लॉ को नॉट ओबे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, फिलामेंट बल्ब ओम्स लॉ के फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा। उसके बाद रेसिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट इफ, इफ कांस्टेंट कब होता है रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक है, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस वही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में चेंजिंग होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करता है उसका टेम्परेचर, याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक इंक्रीज करेगा। ग्राफ करंट एंड वोल्टेज इज लीनियर, तो ओम्स लॉ का फॉलो करेगा, अगर ग्राफ V और I लीनियर ऐसे हो
तो ये ओम्स लॉ के फॉलो करता है, ठीक है। इफ वोल्टेज डबल करंट विल बी, क्या होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर मान लीजिए वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट क्या होगा, ये डबल हो जाएगा तो स्वाभाविक है ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि करंट भी डबल हो जाएगा, तो करंट भी डबल हो जाएगा। इसको अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, चलिए हम एक सॉल्व करते हैं, वोल्टेज को डबल कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो वोल्टेज अगर डबल कर देंगे तो ये तो डबल होना ही है। तो यहाँ से अगर चलिए इसको सॉल्व हम कर तो सकते हैं, चलिए वोल्टेज इक्वेशन ये हो गया। अगर हम वोल्टेज के 2 भी कर देते हैं, ठीक है, वोल्टेज 2 भी, तो करंट क्या होगा, तो करंट V इक्वल टू IR, तो स्वाभाविक है यहाँ से 2 भी हो जाएगा तो डबल कर देना, सीधा सी मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से, तो करंट भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से 2IR देखते हैं तो ये यहाँ से ऐसे नहीं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एक अगर हम भी, तो करंट क्या होगा, चलिए हम करंट ले लेते हैं, V/R होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा करंट क्या होगा, 2V/R, तो यहाँ से V/R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट 2I, मतलब करंट जो है वो डबल ही हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो 2I करंट भी डबल हो जाएगा। ज़रूरत नहीं था सॉल्व करने के, इतना दिमाग लगाने के, लेकिन रेसिस्टेंस इज डबल, करंट विल भी क्या होगा, रेसिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो क्या करंट होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट आधा हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है, क्या बोलता है रेसिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बोलता है कि डबल करना है, रेसिस्टेंस को डबल करना है, तो रेसिस्टेंस को 2R कर देते हैं, ठीक है, 2R कर देते हैं। रेसिस्टेंस को सॉरी ऐसे नहीं, ये गलत निकल गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, सॉल्व गलत कर रहे हैं। V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से तो करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R, ठीक है, एक। अब यहाँ से सेकंड कह रहा है कि करंट डबल कर देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस डबल कर देते हैं, तो V/R 1/2, ठीक है, डबल कर देते हैं। इक्वेशन इससे हम इक्वेशन फर्स्ट को हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू करंट, मतलब आधा हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से अब क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हम देखें तो ओम मीटर होता है। जनरली तो हम ओम मीटर सॉल्व करते हैं, और कैसे ओम मीटर निकालते हैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। एक फार्मूला है ρ/L/A, ठीक है, ये एक फार्मूला है। अगर हम इसको निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए R/A/L होगा, ठीक है। इसको मीटर कट जाएगा, 2 मीटर है तो कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस गुने 1 मीटर बचेगा,
रेजिस्टेंस 1 मीटर बचेगा, तो 1 मीटर के लिए एम लिखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए ओम लिखते हैं, तो उन्हें ओम मीटर, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर इससे इससे कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए रूल है। इसका ओम हो गया, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया मीटर, 1 मीटर बचा तो ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे ऊपर रहता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड रहता है मटेरियल के ऊपर, सीधी बात है, मटेरियल इंपॉर्टेंट है। मटेरियल रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल ही होता है, याद रखिएगा, मटेरियल डिपेंड होता है। लोवेस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल मेटल्स, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी मेटल्स इज, सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी किसका होगा? मेटल के लिए, तो हो जाएगा कॉपर का। लोवेस्ट रेजिस्टिविटी मेटल्स इज कॉपर, याद रखिएगा। एलॉय हैज, एलॉय क्या है? एलॉय एक हाई रेजिस्टिविटी है, याद रखिए, एलॉय है हाई रेजिस्टिविटी। नाइक्रोम इज यूज इन द हीटर बिकॉज ऑफ, नाइक्रोम क्यों यूज किया? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। नाइक्रोम हीटर में यूज किया था, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, हाई रहता है। सुपर कंडक्टर हैव रेजिस्टेंस क्या होता है? सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि सुपर कंडक्टर, कंडक्टर में नहीं, सुपर कंडक्टर मतलब करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो सकता है। सुपर कंडक्टर मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसीलिए 0 मान सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी सिंबल रो इज, तो पहले ही बता चुका हूँ, ओम मीटर होता है। 50 योग करूँगा इस वीडियो में। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट किसके इंडिपेंडेंट होते हैं? तो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है, बाकी मटेरियल लेंथ एरिया पर डिपेंडेंट होते हैं, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं वोल्टेज से, याद रखिएगा। ओम्स लॉ फेल कहाँ पर हो जाता है? ओम्स लॉ फेल हो जाता है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ फेल हो जाता है, यानी ओम्स लॉ का कंडीशन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना है, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो इसलिए ओम्स लॉ फेल हो रहा है। कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तभी, क्योंकि ओम्स लॉ का कंडीशन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो करंट है ना, करंट सेम ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट इधर भी पास हो जाएगा, इधर भी सेम ही करंट पास हो, मतलब सीरीज में करंट सेम होता है, याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? ये भी सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल सर्किट ऐसे होता है, ये वो सर्किट हो गया, यहाँ बैटरी लगा है, रजिस्टर आर, ये पैरेलल सर्किट। अगर इससे मान लीजिए वोल्टेज भी जा रहा है, तो यहाँ पे ना सेम वोल्टेज पास होगा दोनों में। ठीक है, ये पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम ही होता है, याद रखिएगा। वोल्टेज इससे भी सेम पास होगा, इससे भी सेम पास होगा, जो वोल्टेज इसके साथ पास होगा वही वोल्टेज, मान लीजिए V1 और V2 पास होगा, तो V1 और V2 इज इक्वल, V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि दोनों वोल्टेज सेम होगा, सेम पास होगा जितना भी हो। ठीक है, यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज कंडीशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं? एक, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों को जोड़ दीजिए, थ्री आर,
ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है लेस देन स्मॉलेस्ट। पैरेलल सर्किट में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस लेस होता है, याद रखिएगा। पैरेलल सर्किट ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया पैरेलल सर्किट। अगर हम इसको निकालेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, नॉर्मली ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम शॉर्ट में समझे, ऐसे समझते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस सर्किट से निकालते हैं। R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी R1 प्लस R2 बटे R1, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट। मल्टीप्लिकेशन बट प्लस मल्टीप्लिकेशन करके दो गो रहेगा तो दो गो जोड़ देना है। ये इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, हाँ, इलेक्ट्रिक डेकोरेटिव लाइट के लिए, जो बुक लाइट करते हैं उस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, याद कर लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ये तो हाउसिंग वायर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, एडवांटेज क्योंकि वोल्टेज रिमेन सेम होता है, याद रखिएगा। पैरेलल हम लोग घर में यूज करते हैं, सब जितना बल्ब में सब एक ही वोल्टेज आते हैं, क्योंकि वहाँ पैरेलल सर्किट यूज किया जाता है। और बल्ब फ्यूज इन पैरेलल सर्किट, कोई बात नहीं, अगर बल्ब फ्यूज भी होता है इन पैरेलल सर्किट में तो भी अदर सर्किट ग्लो करता रहेगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में एक बल्ब फ्यूज होगा दूसरा बल्ब जलता रहेगा। पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट में एक बल्ब बंद हुआ सब बंद। बल्ब फ्यूज इन सीरीज सर्किट, अगर बल्ब फ्यूज है सीरीज सर्किट में क्या होगा, सब बल्ब बंद हो जाएगा, मतलब यानी कि अदर स्टॉप ग्लोइंग, अदर बल्ब सब बल्ब बंद हो जाएगा। मान लीजिए सीरीज है, ये 3 गो बल्ब लगा है, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। अगर एक बल्ब फ्यूज होगा तो इधर पासिंग करेगा करंट, ठीक है, तो मतलब यानी कि सब बल्ब बंद। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टर इन सीरीज, बस R1 दोनों इक्वल है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बता रखा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में सम होता है R1 प्लस R2 2R, ठीक है, मतलब 2R हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।